फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, टॉपिक है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। हो सकता है लाइट की वजह से आपको ये ह्यूमन ना दिख रहा हो, इसका है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, सीडीएस हो, एनडीए हो, एपकेट हो और सीएपीएफ है, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर एक डाल देता है कि उसका टेन्योर कितना है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कौन बन सकता है। इसके लिए इस छोटी सी वीडियो हम पूरी कंप्लीट समझेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि सीखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आता क्यों है, लगता क्यों है, क्या इसकी जरूरत है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार को अगर कोई छीनता है, अब किन किन जगहों से छीन सकता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हो सकता है कोई पुलिस द्वारा जबरदस्ती कैद कर लिया गया, पकड़ लिया गया हो बिना किसी अपराध के, और उसको जो नियम होता है, क्या होता है, आपको अगर ये पता ना हो कि अगर कोई पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ किसी भी केस में पकड़ के लेके थाने जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अपने जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के सामने पेश करना होता है। हो सकता है कोई पुलिस वाला अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको पकड़ लिया, या किसी नेता के दबाव में या किसी बड़े आदमी के दबाव में आपको पकड़ा और आपको थाने में ही रख लिया। आपको राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, फंडामेंटल राइट के तहत। अगर इस फंडामेंटल, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। उस पुलिस द्वारा आपको जबरदस्ती कैद किया गया, तो इस केस में क्या आता है, इस केस में आपके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है। क्या आता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आता है। या किसी दबंग द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया, तब कौन आपके अधिकारों को बचाने के लिए कौन आता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये आता है आपके अधिकारों को बचाने के लिए। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में किसी भी इंसान के उसके ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार को बचाने के लिए आता है। ये उन केसेस में लगता है जो शेड्यूल 7 यानी कि जो शेड्यूल 7 है, 7 शेड्यूल्स में जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। क्या है, स्टेट लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है, इन दो केसेस के ऊपर आपका आता है, क्या करता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की पावर होती है कि इन केसेस के ऊपर वो उसका कंट्रोल होता है। देखिए, हम एक शेड्यूल 7 में, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, जो 12 शेड्यूल होते हैं, 12 शेड्यूल में से 7वां शेड्यूल 3 लिस्ट का है। क्या है, 3 लिस्ट। उस 3 लिस्ट में स्टेट लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट आता है और कंकरेंट लिस्ट आता है। अब सबसे पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं शेड्यूल 7 के बारे में, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, शेड्यूल 7 में जो आता है आपका यूनियन लिस्ट, ऐसे नियम कानून जो केंद्र द्वारा बना, यानी कि दिल्ली यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो सत्ता में इस समय पार्लियामेंट में बैठी है, उसके माध्यम से कोई कानून बनाया जाए तो उसको यूनियन लिस्ट में काउंट किया जाता है। जैसे समझिए, 370 हटा, नोटबंदी हुई, उसके बाद क्या हुआ, आपका जीएसटी बिल लाया गया, उसमें क्या था, स्टेट का कोई रोल नहीं था, उसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी कि यूनियन में उसका पावर था। ये आता है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में कौन से कानून आते हैं, तो देखिए, जैसे बिहार में शराबबंदी की गई, यूपी में बूचड़खाने बंद किए गए, राजस्थान गवर्नमेंट अभी रिसेंटली लगाया, क्या नया बिल लेके आई थी कि इंटरकास्ट मैरिज पे वो 5 या 10 लाख रुपए देंगे इंसेंटिव की तरह उस व्यक्ति के लिए पर। तो ये क्या है, ये स्टेट लिस्ट है। बिहार में शराबबंदी है तो यूपी में थोड़ी ना शराबबंदी है, तो क्या हुआ, बिहार गवर्नमेंट ने अपना खुद का कानून बनाया, अपने स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पास कराया गया और उस पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जाता है। यूपी में बूचड़खाने बंद है, इसका मतलब और वही सारे स्टेट में बूचड़खाने बंद नहीं है। राजस्थान ने इंटरकास्ट मैरिज पे एक नया बिल लेके आया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो कानून बनाए वो यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में काम करेगा। ऐसी चीजों के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जिस पे कानून बनाए उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है। और कंकरेंट तो उसको कहा जाता है स्टेट और सेंटर यानी कि यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाए। अब समझिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे बनाना है, अगर कोई राष्ट्रीय मार्ग बनाना है, तो ऐसा तो होता नहीं वो एक ही स्टेट से क्रॉस करे। राष्ट्रीय हमारे नेशनल हाईवे कई सारे स्टेट में होकर गुजरते हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोल और डीजल पे उस पर टैक्स लेना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। इन सब चीजों को एक कंकरेंट लिस्ट में यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लाभ उस पर कानून बनाए। ये आपका हो गया स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आपने ये समझ लिया शेड्यूल 7 में कौन कौन सी लिस्ट होती है, उनका क्या काम होता है। तो देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन
स्टेट लिस्ट में और कंकरेंस लिस्ट में अगर कोई व्यक्ति का मानहानि का केस होता है, यानी कि उसके मानव अधिकारों को दबाया जाता है, तब क्या आता है, तब आता है आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में आता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो शेड्यूल 7 के जो 3 लिस्ट है, उसमें किन किन लिस्ट में उसमें एलिजिबल होता है, उसके पास अथॉरिटी है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है या इन कायदों के अंदर अपने अधिकार यानी कि मानव अधिकारों को बचा सकता है। तो उसका आंसर क्या होगा, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट में। हम साथ साथ टॉपिक पढ़ेंगे और साथ साथ उसके क्वेश्चन को भी देखेंगे कि एग्जाम में आपसे किस तरह से क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, एक छोटा सा पैराग्राफ खत्म हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आते हैं, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सॉरी अगर कोई केस है, ह्यूमन राइट का कोई केस है, किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार का वायोलेशन हुआ है या हनन किया गया है, अगर वो पर्टिकुलर केस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन न देखिए, नेशनल ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हम जानते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है। अगर किसी केस को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपने अंदर लेके देख रहा है, आप फिर से क्वेश्चन सुनिए कैसे आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर किसी केस को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपने अंदर लेके देख रहा है, तो क्या स्टेट ह्यूमन राइट के पावर या अथॉरिटी है कि वो केस को देख सकता है? तो इसका आंसर है नो। अगर किसी केस को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपने अंदर लेके देख रहा है, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो उसमें इंटरफेयर करे या अपना कुछ जजमेंट दे या अपना कंसर्न दिखाए। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, किसी भी केस के ऊपर ह्यूमन राइट वायोलेशन के ऊपर अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस पे एक्शन ले रहा है, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कोई रोल नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन चेयरपर्सन और कितने मेंबर्स होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और एफकेट और सीएपीएफ में ऑलरेडी पूछ चुका है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा था उनका टेन्योर क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है चेयरपर्सन और मेंबर के पद के लिए। तो अब हम उसको देखते हैं, विथ नोट देखते हैं। अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अब देखते हैं चेयरपर्सन कौन कौन होते हैं और मेंबर्स कितने होते हैं। देखिए, एक चेयरपर्सन होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जितने भी स्टेट हैं, यानी कि भारत में जितने भी स्टेट हैं, उस स्टेट के अपने अलग अलग हर स्टेट के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स होते हैं और चेयरपर्सन, यानी कि अगर यूपी की बात करें यूपी में अलग होगा, ऐसे ही दो एक चेयरपर्सन हो गए, दो मेंबर्स हो। बिहार की बात करें एक चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर। महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, कश्मीर की बात करें, इन सब जगहों पे एक चेयरपर्सन होते हैं और उसके साथ दो मेंबर्स होते हैं, यानी कि एक कुर्सी है, एक बड़ी कुर्सी है, इसके साथ एक छोटी छोटी दो कुर्सियां लगी हुई हैं, यानी एक चेयरपर्सन होंगे और उसके साथ दो मेंबर्स होते हैं। अब हम देखते हैं आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ने आपको ये दे दिया कि कौन चेयरपर्सन बन सकता है। तो देखिए, इसका जो चेयरपर्सन कौन बन सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसी स्टेट के होने चाहिए। आप याद रखिए, आप ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि जो चेयरपर्सन होते हैं, क्या दूसरे स्टेट का कोई व्यक्ति या इस स्टेट में चेयरपर्सन बन सकता है? नहीं है। देखिए, अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या कोई सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बनना है, या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए उस कंसर्न स्टेट का, या सर्विंग यानी कि अभी वो जज है हाई कोर्ट में। ये दोनों क्राइटेरिया में अगर किसी व्यक्ति आता है तो वो चेयरपर्सन बन सकता है किसका, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से। आपको क्वेश्चन ये कर देगा कि जो उस कंसर्न स्टेट के होना चाहिए, किसी अदर स्टेट के जज को आप ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन को बना सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में। तो इसका आंसर उस पर्टिकुलर स्टेट का वो हाई कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं इसके मेंबर्स। हमने अभी देखा इसके दो मेंबर्स हैं, तो दो मेंबर्स में जो पहला मेंबर होगा 1+1, ये 1+1 है। तो इस जो फर्स्ट पर्सन की जो क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट मेंबर की जो क्राइटेरिया है, वो दो क्राइटेरिया हम देखते हैं कौन कौन सी क्राइटेरिया है। देखिए, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर एक पद की बात करें उसके दो क्राइटेरिया है। अगर किसी व्यक्ति को एक पहला मेंबर बनना है तो वो सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ होना चाहिए हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का वो या तो प्रेजेंट में जज हो या रिटायर हो चुका हो, ये पहली क्राइटेरिया है। या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि इसका डीजे का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट का, जिसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो। अब आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, पूछेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है वो क्या वो मेंबर बनने के एलिजिबल होता है,
और अगर एलिजिबल होता है तो क्या बोल देगा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और ऑप्शन में देगा 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो कम से कम उसके पास 7 साल का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में वो कार्य कर रहा हो। यानी कि फर्स्ट मेंबर के 2 क्राइटेरिया हो गए, और जो इसका सेकेंड मेंबर है इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि कोई एक ऐसा आदमी जिसको इस फील्ड में यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में या ह्यूमन राइट विभाग में काफी समय से काम कर रहा हो और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। देखिए, अ पर्सन हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट। तो ये चेयरपर्सन के दो होते हैं क्राइटेरिया। चेयरपर्सन के 2 क्राइटेरिया होते हैं, पहला वो सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या दूसरा 7 साल से कम 7 साल का डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि किसी व्यक्ति को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, तब वो मेंबर दूसरा मेंबर बन सकता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। और उसके बाद देखिए, जो यूनियन टेरिटरी यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, यानी कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, वो किस में आता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में आएगा या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आएगा। तो आप याद रखिए, दिल्ली जो आता है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि नेशनल ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दिल्ली क्या आता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में आता है। उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, यानी कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है कि क्या अगर कोई व्यक्ति चेयरपर्सन और मेंबर के पद से रिटायर होता है, क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति चेयरपर्सन और मेंबर के पद से रिटायर होता है, क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। और वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी जॉब को नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नेशनल ह्यूमन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन रहा हो या उसका मेंबर्स रहा हो, तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी कभी नहीं कर सकता। वो प्राइवेट में जाके जो मन करे वो करे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी सर्विस को वो नहीं कर सकता। आप ये याद रखिए, कुछ आपको एग्जाम में ये पूछ देगा कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं, अगर उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है और री अपॉइंट नहीं होते हैं उसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब को कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं टेन्योर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में यूपीएससी सीडीएस अगर मेनली बात करिए या एनडीए एफसेट की बात करें, सीएपीएफ की बात कीजिए, क्वेश्चन वन लाइनर कभी नहीं आते हैं। आपसे क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप चाहे तो आप क्वेश्चन जाके प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं। आपको क्या कर देगा, टेन्योर देगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का दे देगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यूपीएससी का देगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का देगा, और इलेक्शन कमीशन क्या कर देगा, ऐसे टेन्योर जैसे कितने समय तक वो काम कर सकते हैं, इसमें आपको कॉम्प्लिकेट करके देता है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो आप सबसे पहले समझते हैं कि जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं, देखिए जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होते हैं वो कितने समय तक अब सर्व कर सकते हैं, यानी कि वो कितने साल तक, मैक्सिमम उनकी एज लिमिट क्या होती है। तो देखिए इसका आंसर 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स या 70 ईयर्स। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई पर्सन चेयरपर्सन और मेंबर के पद पे बैठा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, तो वो मैक्सिमम 3 साल तक उस पद पे बैठ सकता है। क्या है, मैक्सिमम 3 साल तक, और अपनी एज का 70 साल, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 70 साल से कम उम्र, अगर कोई व्यक्ति 70 साल का हो जाता है तो उसको ऑलरेडी उसको अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसको अपने पद से फिर छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का 65 ईयर एज में, समझ लिए किसी व्यक्ति का 65 साल में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरपर्सन या मेंबर के लिए चुनाव होता है, यानी कि वो उसको क्या नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का 65 साल उम्र है और उसका सिलेक्शन चेयरपर्सन और मेंबर्स के पद के लिए होता है, तो आने वाले 3 साल के लिए, यानी कि 68 ईयर के लिए ही वो अपने पद पे रहेगा। अगर किसी व्यक्ति का 69 में होता है तो इसका मैक्सिमम क्या है, 70 ईयर, यानी कि वो सिर्फ 1 साल के लिए उस पद पे बैठ सकता है, चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे वो मेंबर। आप याद रखिए कि
जो चेयरपर्सन और मेंबर्स का जो टाइम होता है, यानी कि वो मैक्सिमम 3 साल और 70 ईयर तक उस पद पे बैठ सकते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पद पे। अब हम बात करते हैं कि चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जो चेयरपर्सन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं, अभी हम इसके बारे में पढ़ा, उसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा। लेकिन एक रिकमेंडेशन कमेटी, यानी कि गवर्नर अपने मन से नहीं अपॉइंट करते, एक रिकमेंडेशन कमेटी होती है, उस कमेटी के लोग चयन करते हैं कि इस व्यक्ति को नेशनल ह्यूमन राइट सॉरी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पद पे बैठाना है। तो बैठाने का काम, शपथ देने का काम कौन करेगा? गवर्नर द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक कमेटी होगी, वो कमेटी गवर्नर को बोलेगी, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कमेटी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं इस काम के लिए। वैसे ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन कमेटी है, वो कमेटी गवर्नर को बोलेगी इन लोगों को पद कीजिए, यानी कि इन लोगों को चेयरपर्सन और मेंबर बनाइए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं उस कमेटी के लोग होते कौन है, कौन उस कमेटी का मेंबर होता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की, अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात लेके चलता हूँ, तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो सीएम सीएम एज इट सेड, यानी कि उत्तर प्रदेश को सीएम तो योगी आदित्यनाथ है, वो उसके हेड होंगे। यार अलग अलग स्टेट की बात करें तो हर स्टेट का जो सीएम होगा उसका वो हेड होगा, उस कमेटी का वो हेड होगा। उसके बाद स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, वो देगा स्पीकर ऑफ सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का जो स्पीकर होगा वो एक मेंबर होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कैसे घुमा सकता है और आप रफली कैसे आगे निकल जाएंगे क्वेश्चन पढ़ते हुए। स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में दो चीजें आती हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी आती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस कौन स्टेट की है तो आप ये याद रखिएगा क्वेश्चन में, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होना चाहिए, विधान परिषद का नहीं अभी बात हो रही है, तो उसका स्पीकर होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टेट होम मिनिस्टर, यानी कि उस कंसर्न स्टेट का होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री उस राज्य का होना चाहिए। अब देखिए लीडर ऑफ ओपोजिशन से आप क्या समझते हैं? देखिए लीडर ऑफ ओपोजिशन, ये देखिए लीडर ऑफ ओपोजिशन आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ भी रहा हूँ। लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये है, अगर मैं यूपी की बात करूं तो इस समय बीजेपी रूलिंग पार्टी, यानी कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मिनिस्टर बने हैं, और मिनिस्टर में से ही वो एक क्या बनता है, पीएम को हेड किया जाता है, यानी कि सीएम द्वारा उसको हेड बनाया जाता है। तो यूपी में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा है, उसमें एक अपोजिशन के लीडर होते हैं। अपोजिशन में कौन सा? समाजवादी पार्टी यानी कि सपा, उसके लीडर क्या नाम है? अखिलेश यादव। तो रूलिंग पार्टी के आपके हो गए हमारे योगी आदित्यनाथ, और अपोजिशन के हो गए अखिलेश यादव, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, वो अपोजिशन में है। तो देखिए इसमें एक मेंबर होता है जो कि अपोजिशन पार्टी का लीडर भी होना चाहिए, उसके कंसर्न से भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी व्यक्ति का क्या किया गया, उसका ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया गया, और जो सभी लोग अपने ही मिल के अपने ही व्यक्ति को बैठा रहेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वो कुछ करेगा ना। इसीलिए अपोजिशन का एक लीडर रखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान सभा में। अगर उस स्टेट में विधान परिषद में यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है, तो उसके चेयरपर्सन, अगर मान लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उसके चेयरपर्सन और अपोजिशन ऑफ लीडर भी रखा जाता है। जैसे आप समझिए, अगर हम पार्लियामेंट को लेकर चलें तो पार्लियामेंट में आपका क्या आता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा। गवर्नमेंट यानी कि रूलिंग पार्टी बेसिकली, यानी कि अगर मोदी की बात करें तो वो लोकसभा में ही बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि राज्यसभा में कोई नहीं बैठा है। तो यहाँ पे भी अपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी बैठी रहेगी। अगर यहाँ की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, तो यहाँ पे राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर है, क्या क्योंकि वो हारी हुई जनता थी, सॉरी हारी हुई नेता थी, हारी हुई पार्टी है बहुमत में। तो अगर यहाँ पे बात करें अपोजिशन ऑफ लीडर, तो राहुल गांधी होंगे। वैसे ही राज्यसभा में भी बीजेपी द्वारा अपना एक लीडर चुन के बैठाया गया होगा, और कांग्रेस द्वारा भी अपना एक लीडर चुन के बैठाया गया होगा। वैसे ही अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की बात करें, तो अगर किसी स्टेट में विधान परिषद है, तो उस गवर्नमेंट द्वारा, उस पार्टी द्वारा अपना अपना एक एक लीडर बैठाया जाता है। अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर नहीं है, तो बस लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही बात सीमित रह गई। अगर इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद भी है, तो उसके जो अपोजिशन के लीडर होंगे वो भी इसमें क्या होंगे? इसके मेंबर्स होंगे। उसके बाद सीटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट, और आप याद रखिए सीटिंग डिस्ट्रिक्ट जज
कैन बी अपॉइंटेड, यानी कि जो उसके बाद जो मेंबर होगा, ये तो देखिए ये लोग तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या है, मिनिस्टर से कोई क्वालिफिकेशन होती नहीं है, तो क्या होगा, इसके लिए उसके लॉ के लिए उसको समझने के लिए एक सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए उस कंसर्न स्टेट का, या कोई डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है इसके कमीशन कमीशन के मेंबर में, और उसको अपॉइंट कौन करेगा, उस कंसर्न स्टेट के चीफ जस्टिस से पूछ के, यानी कि अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट के किसी जज को या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी एक मेंबर को इस कमीशन में रखा जाता है, तो सबसे पहले उस स्टेट के यानी कि उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अगर बोलेंगे तब इन दोनों में से कोई एक को हम रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से विथ क्वेश्चन, विथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, विथ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमने क्वेश्चन को इस टॉपिक को पढ़ा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यानी कि हमारा सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आपका आता है कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर होते हैं, देखिए कैन बी आर अपॉइंटेड बाय, देखिए आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, क्या होता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसको रिमूव कौन कर सकता है, यानी कि इसको रिमूव कौन करेगा, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी चीजें वहाँ पीडीएफ के फॉर्म प्रॉपर आपका फोटोज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहें तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं और हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या होगा कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं इसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा। इसको रिमूव कौन करेगा, आप सोच रहे होंगे जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा और रिमूव भी किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। तो इस ऐसे सेम टू सेम यहाँ भी होता होगा, लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा लेकिन रिमूव किया जाता है, क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। क्या होगा, प्रेसिडेंट, इसका मतलब है प्रेसिडेंट, पीआर शॉर्ट फॉर्म होता है प्रेसिडेंट को लिखने का। तो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा और रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। अब रिमूवल का प्रोसेस क्या है आप ये समझिए, जैसे स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अगर उसके पद से हटाना है तो सबसे पहले केस कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, केस कहाँ जाएगा, केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और इस सुप्रीम कोर्ट इसका इन्वेस्टिगेट करेगा और किन किन कारणों से हटाया जा सकता है, आप जानते हैं इनकैपेसिटी हो या उसका दिमाग काम न कर रहा हो, सही से काम नहीं कर रहा हो, तो इन सारे केसेस के ऊपर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, उसके बाद इसकी क्या होगी, इंक्वायरी होगी, कमीशन बैठेगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो डिसीजन देगा उसको प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, क्या होगा, प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो ऐसे रिमूव किया जाता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिए कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरपर्सन होते हैं उनके रिमूवल का प्रोसेस सेम एज इट होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बाद कि जो चेयरपर्सन और मेंबर्स को हटाने का तरीका, उसका आंसर है हाँ, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है और इनका भी सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन अब ये क्या पूछ सकता है कि इनको हाई जज, अगर मान लीजिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, स्टेट के लिए काम करता है, किसके लिए, स्टेट के लिए काम करता है। तो हो सकता है इसको हाई कोर्ट में भेजा जाए, सॉरी हाँ, हाई कोर्ट में भेजा जाए उस कौन स्टेट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में ही केस जाता है। आप ये याद रखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो उसका इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा, वो अपना फाइनल डिसीजन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। उसके बाद प्रेसिडेंट को वही करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। आपसे ये एक नया क्वेश्चन जनरेट हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना पड़ता है, इसका आंसर है हाँ, यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को प्रेसिडेंट को मानना ही मानना पड़ेगा। ये हमारा खत्म होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का विथ क्वेश्चन, कंप्लीट नॉलेज, विथ आपका नोट्स, उसके बाद विथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, विथ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो हमको जाके उस पर फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें एटलीस्ट आपको वहां पे मिलेंगी बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद।